नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। और कल एक ऐतिहासिक दिन है उत्तर बंगाल वासियों के लिए ही नहीं, सिर्फ पूरे देश के लिए कह सकते हैं, क्योंकि कल 4 लेन की एक शुभ उद्घाटन जो है, आधारशिला वो रखने जा रहे हैं केंद्रीय परिवहन व सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी। और इन सभी मुद्दों को लेकर के उसी ग्राउंड पे बैठे हुए हैं इस वक्त हम डागापुर में, वो फुटबॉल ग्राउंड जहां पर इसी मंच से संबोधित करेंगे। उससे पहले दार्जिलिंग जिले के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इनसे कई सवालों के जवाब लेंगे और खासतौर पर ये जो कल शिलान्यास होने जा रही है इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है एसके लाइव। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले सीधे बातों पे चले तो कल एक ऐतिहासिक दिन है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मुझे लगता है 17 नवंबर 2022 का दिन सिलीगुड़ी की जनता, सिक्किम, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग हिल्स से लेकर के डूअर, आसाम, नॉर्थ ईस्ट की जनताओं के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से सिलीगुड़ी में ट्रैफिक की समस्या के कारण आए दिन हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे, जो मरीज होते हैं, आम व्यापारी, आम व्यक्ति, चालक दल, मतलब आप ये मानिए कि हर दिन सिलीगुड़ी की जनता जो सड़क पे चलती है उसको 2 घंटे ट्रैफिक में बिताना पड़ता है। और इस एक बहुत बड़ी समस्या का आप ऐसा कह सकते हैं करीब 80% समाधान कल जो सड़क का जो भूमि पूजन होगा, यानी बालासन नदी से लेकर के सेबोक आर्मी कैंट तक, इसके कारण होगा। और मैं आपको और बता दूं, भविष्य में जो कैंट एरिया से लेकर के आगे सेबक तक जो एग्जिस्टिंग रोड है उसका भी 4 लेन का काम होगा। ये मैं फ्यूचर का बता रहा हूँ इसे। सो इसके कारण बहुत जो है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सुविधाएं बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या के कारण, छोटी सड़कों के कारण सिलीगुड़ी से ठहरा हुआ था, ये दोबारा दौड़ पड़ेगा। क्षमताएं, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत है। राजनीतिक तौर पे बहुत अनदेखी हुई है। अगर थोड़ा सा सुधारा जाए तो भारत में दूसरा सिलीगुड़ी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि बढ़ाया जाएगा सेवक से आगे तक 4 लेन, तो वो कहाँ से कहाँ तक एक सोच है? देखिए, अभी जहाँ तक ये 12 किलोमीटर जहाँ एग्जिस्टिंग ख़त्म होगा, वहाँ से लेकर के आगे जो है कोरोनेशन ब्रिज तक जो है उसका ऑलरेडी वो एग्जिस्टिंग पेपर, उसका मूवमेंट हो रहा है। उसकी स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन वो मिल जाएगी। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ। की भी अगर बात करें तो वो भी आप सोच रहे थे या फिर ऐसे कुछ? देखिए, बहुत सारी योजनाएं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ मैं जनता को ये बात कहना चाहूँगा। कल का जो सड़क है बालासन से सेबोक कैंट तक बन रहा है, 12 किलोमीटर का, 1000 करोड़ की लागत इसमें आएगी। 4 लेन 6 लेन की सड़क होगी, सर्विस रोड इसके अंदर में होगा, एक आरओबी बनेगा। बालासन नदी में एग्जिस्टिंग पुल खराब है तो उसके दोनों तरफ 3-3 लेन के 2 ब्रिज बनेंगे। और महानंदा नदी पे एग्जिस्टिंग पुल एक काम आएगा, उसके अलावा 3 लेन की और एक ब्रिज बनाई जाएगी बड़ी। और छोटी नदियाँ पड़ती है उसके लिए भी जो है वहाँ पे कुछ और छोटे 4 ब्रिजेस बनेंगे। सो अपने आप में इंजीनियरिंग का ये मॉडल होगा। उसके बाद अगला नंबर आएगा कोरोनेशन ब्रिज का। 2-3 महीने के अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा और उसका भी भूमि पूजन होगा। करीब उसमें भी 1000 से 1100 करोड़ का जो है स्वीकृति मिल चुकी है। तीसरा नंबर आएगा फिर उसके बाद अपना बागडोगरा एयरपोर्ट का 1800 करोड़ का बजट सेंक्शन हो चुका है। 100 एकड़ ज़मीन हैंडओवर हो चुकी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और अभी ऑलरेडी जो टर्मिनल का डिज़ाइन पार्ट है उसके लिए 18 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक महाराष्ट्र बॉम्बे की पार्टी को अलॉटमेंट हो चुकी है। उन्होंने डीपीआर भी बना लिया है। 1-2 महीने में वो जैसे डीपीआर वो जमा कर देंगे, उसके बाद ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3-4 महीने में उसका भी भूमि पूजन होकर काम शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, NH10 हम सब जानते हैं जो सिक्किम कालिम्पोंग को कनेक्ट करती है। आए दिन भूस्खलन के कारण जो है बहुत समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, बहुत सारे सड़क हादसे भी होते हैं। वहाँ पे 1100 करोड़ के लागत से 20 अलग अलग जगह पे जो भूस्खलन को रोकने और सड़क को चौड़ीकरण और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का भी जो है ऑलरेडी 4 स्थानों के लिए टेंडर जारी भी हो चुका है। ये एक बड़ा काम होगा। इतना ही नहीं, फुलबारी से सिलीगुड़ी तक 12 किलोमीटर की सड़क बनेगी। भविष्य के लिए ऑलरेडी डीपीआर स्टेज पे है, यानी आपको सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने के लिए बालासन के थ्रू एक अल्टरनेटिव हाईवे भी बनेगा।
कालिम्पोंग जाने का अल्टरनेटिव हाईवे 717A 50% काम पूरा हो चुका है और 50% काम अभी जारी है। हाल ही में BRO की तरफ से 350 करोड़ की लागत से दामदिंग से लेकर के अलगड़ा तक सड़क वो ऑलरेडी अप्रूव मतलब बन के तैयार भी हो चुका है, जनता को समर्पित भी हो चुका है। सो भविष्य में बहुत है। इतना ही नहीं, सेबक से रंगपू रेल लाइन बन रही है 12-13 हज़ार करोड़ की लागत से। मिरिक के लिए भी लेन लाइन की प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। भविष्य में कालिम्पोंग भी आप रेल से पहुंच सकते हो। आप मान के चलिए मतलब हमारे इस क्षेत्र में सिर्फ दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। मेरी उसमें यही प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं अपने सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग की जनता के लिए खर्च करूँ। बिल्कुल, तो बहुत सारे सवालों का जवाब जो पहले ही आपने दे दिया है। मेरे सवाल जो इसमें थे कुछ कवर हो ही चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोरोनेशन को लेकर के बात कहें तो नए साल में इसकी शुरुआत जो है मार्च तक हो जानी चाहिए। उससे पहले इसका भूमि पूजन होगा। मुझे पता है डूअर्स में बहुत सारी NGO संस्थाएँ हैं, इस काम को फटाफट कराने में लगी हुई हैं। कई बार मैं भी उनसे मिला हूँ और मैं साधुवाद देता हूँ उनकी प्रयासों को और उनकी जो है जज्बातों को। 2 बात ज़रूर करना चाहूँगा। 3-4 महीने में इसका भूमि पूजन हो जाएगा, नंबर 1, क्योंकि उसमें इशू क्या था, रोड के अलावा रेलवे का भी ज़मीन पड़ता है और सिर्फ ब्रिज नहीं बन रहा है, अप्रोच रोड मिला के 6 किलोमीटर की पूरी सड़क और ब्रिज बन रही है। उसके कारण 10 से 12 किलोमीटर का यात्रा जो अभी अननेसेसरी घूम के करना पड़ता है उसकी बचत होगी, पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, सेफ्टी के माध्यम से बहुत उपयोगी होगा। ये हो रहा है और एग्जिस्टिंग कोरोनेशन ब्रिज को भी हम यथावत रखेंगे और जब तक नया ब्रिज बन के तैयार नहीं होता तब तक एग्जिस्टिंग ब्रिज का भी मरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और भविष्य में जो पुराना कोरोनेशन ब्रिज है बागपुल जिसको बोलते हैं, उसको एक हेरिटेज के रूप में विकसित करेंगे और टूरिस्ट का जो है अट्रैक्शन का एक केंद्र बिंदु बना रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें तो रही, कल जहाँ पर इस मंच से नितिन गडकरी जी सभी को संबोधित करेंगे, शिलान्यास होगा, स्पेशल इन्वाइटी का सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, कौन-कौन है? सबको बुलाया है, नितिन गडकरी जी रहेंगे और MOS जो रोड ट्रांसपोर्ट के मंत्री है वो रहेंगे, क्योंकि ये दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी भी थोड़ा एरिया का पड़ता है, जलपाईगुड़ी के सांसद भी रहेंगे और इस क्षेत्र में रहने वाले जो इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं वो सब विधायक भी रहेंगे। इसके अलावा डूअर्स के भी 2 ROB 100-200 करोड़ की ROB का भी उद्घाटन कल यहीं से हो रहा है, तो 3-4 विधायक डूअर्स से भी आएंगे, जो मुझे सूचना है। इसके साथ अगर मैं कहूँ कि ये तो लिस्ट हो गई आपके पार्टी की, राज्य सरकार की बात कहें, तृणमूल कांग्रेस के कोई नेता मंत्री या फिर SMC से कोई, SDDA से कोई आ रहे हैं तो उनको कोई इनवाइट है? मैं तो लिस्ट गिन रहा था, आपने माइक रोक दिया इसीलिए रह गया। देखिए, हमारा मन बहुत बड़ा है, भारत सरकार का भी मन बहुत बड़ा है। आपको ये तो पता होगा मुख्यमंत्री बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम करती है और उसमें कभी भी किसी विपक्ष के, चाहे वो BJP हो या CPM हो, किसी को नहीं बुलाती। ये तो जग जाहिर है। इतना ही नहीं, मेरे साथ तो एक दिन ऐसा घटना हुआ, मैं सार्वजनिक आज तक नहीं किया, एक सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर में कोई कार्यक्रम दार्जिलिंग में था, मुझे पहले इन्विटेशन दिया गया और बाद में आके DM ऑफिस से इन्विटेशन वापस मांग लिया गया। मतलब इतनी भी जो है मैंने स्थिति, मैं बेइज्जती नहीं मानता, मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे जो है उनके साथ मन साझा करने का जो है वो नहीं पड़ी, तो मैं ऐसा कोई बेइज्जती नहीं मानता और हमारा मन बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं, स्वयं नितिन गडकरी जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, इस कार्यक्रम में आने के लिए निवेदन उन्होंने किया है। अगर आप नहीं आ सकती तो आपके PWD के मंत्री को भेज दें, ये तक भी कहा है। NHAI की ओर से गौतम देव को, जो हमारे मेयर है, उनको भी बुलाया गया है। मैं पर्सनली गौतम देव जी को फ़ोन किया हूँ, मैंने अशोक भट्टाचार्य जी से भी बात किया है। मैं चाहता हूँ ये BJP या भारत सरकार ने, ये सिलीगुड़ी की जनता का कार्यक्रम है और राजनीति में उनकी पार्टी की सोच अलग है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उनका तरीका मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उनके ऊपर जो जनता के आरोप है मैं उससे वाकिफ़ हूँ
उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी राजनीति में हो, जनप्रतिनिधि हो, जब कोई विकास की बात आती है, जनता को कोई लाभ देने की बात आती है, मुझे लगता है इसमें मिल के करने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये सारी तो एक तरफ की बातें रहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आपने ये कहा था कि 4 लेन 6 लेन की सड़क जो है वो बनाई जाएगी। आज 2022 खत्म होने की तरफ है, जहां पर इसका उद्घाटन शिलान्यास जो है वो कल हो जाएगा। 1 साल के बाद ये तैयार हो जाएगा, 10 महीने लगभग 300 दिन। 24 का इलेक्शन सामने है, क्या इलेक्शन के मद्देनज़र ये सारी प्लानिंग थी या फिर इससे पहले हो जानी चाहिए? देखिए, 1000 करोड़ का सड़क अगर कोई 10 करोड़ की होती तो अलग बात था। 1000 करोड़ रुपये कम पैसा नहीं होता, और 1000 करोड़ की कोई भी परियोजना उसका अप्रूवल लेकर के आना। और आप देखिए, एनएचएआई के किसी भी मॉड्यूल में ये फिटमेंट नहीं बैठता। शहर के बीच में है, आप टोल नहीं लगा सकते, आप पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते जनता से, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। और एनएचएआई का फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इस चीज़ की स्वीकृति नहीं देता। तो इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बोल दूं, मैं एक वादा करूं, मेरी पार्टी एक वादा करे, वो अपनी जगह है, लेकिन अल्टीमेटली करना तो केंद्र सरकार, भारत सरकार को है। सो इसमें जो समय लगना था वो लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सफल हुए हैं। और मैं जनता को ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पहला नेशनल हाईवे 4 लेन एलिवेटेड रोड बन रहा है जिसमें किसी भी आम जनता से किसी प्रकार का टोल वसूला नहीं जाएगा। ये सड़क पूरी की पूरी फ्री में यातायात करेगी सिलीगुड़ी की जनता। सो बहुत ऐसे अप्रूवल के लिए समय लगते हैं और लगा है। आप इलेक्शन से इसकी कोई रिलेटेड? नहीं, इलेक्शन अभी बहुत दूर है, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इलेक्शन की चिंता करता हूँ, और मुझे राजनीति का बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अवसर होता है जीवन में किसी के भी, और मैं इतनी बड़े क्षेत्र का, वो भी दार्जिलिंग जैसे गरिमा, सिलीगुड़ी जैसा पवित्र स्थान का, अगर मैं जनप्रतिनिधि के नाते अगर मैं 5 साल भी सेवा कर पाऊँ, मेरे लिए पर्याप्त है। सो मैं तो हर चीज़ में मस्त और खुश रहने वाला आदमी, मैं टेंशन लेता नहीं हो जाता। बिल्कुल। राजू जी, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जब लोगों ने आपको चुना था, बीजेपी को एक बार फिर से चाहा था, आपके चेहरे को चुना था और ये भरोसा किया था, और ख़ास तौर पर अगर हम लोग तराई डुवर्स पहाड़ की बात करें तो वहाँ के गोरखाओं ने सोचा था कि हमारी जो एक परमानेंट पीपीएस है या फिर गोरखालैंड जो एक ज़मीन का टुकड़ा है उन्हें एक अलग मिले, उसको लेकर के अभी क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि त्रिपक्षीय बैठक भी वो पहले ही हो चुकी है, लेकिन सल्यूशन अभी तक नहीं है। जमीन का एक टुकड़ा क्यों, बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जो समस्याएं बहुत जटिल और बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इतना तो हमको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो कमिटमेंट हुआ है उसको पूरा किया है, और उसका उदाहरण भी हमने देखा है। 2019 के बाद तो एक के बाद, चाहे वो त्रिपाल तलाक हो, चाहे 370 का हटाना हो, बोरोलैंड की समस्या हो, और राम मंदिर का बनना हो, ऐसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। भविष्य में आप देखेंगे हमारे संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की है, और ऐसे तमाम और भी जो वादे हमने किए हैं उसको हम डिलीवर करेंगे। और जहाँ तक गोरखाओं की, गोरखालैंड की या अलग राज्य की या स्थायी राजनीतिक समाधान का जो विषय है, उसको लेकर के गृह मंत्रालय बहुत सीरियसली उसके ऊपर में काम कर रही है। इतना ही नहीं, हम गृह मंत्री से 1 साल पहले मिले थे, उसके बाद हम उनके साथ नहीं मिले, उसके कई कारण हैं, वो भविष्य में आपको पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे अधिकारी आए हैं, और विभिन्न अलग अलग ऑप्शन के ऊपर में आज भी काम चल रहा है। मैं इस समय ऑन कैमरा टेलीविज़न में इतनी टिप्पणी कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब विषय बहुत ही संवेदनशील है। किसी को पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ, एक सार्वजनिक जीवन में जनता का प्रतिनिधि होने के नाते जनता के विषय रखना मेरा काम है, फिर उसका समाधान और उसकी घोषणा करने का काम भारत सरकार है, जो बड़ी है, जो कर सकती है, और वो अवश्य करेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये उम्मीद जो है गोरखा ज़रूर आप पे बनाए रखते हैं, अभी भी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ पर आप कह रहे थे कि जीटीए जो है असंवैधानिक है, पहाड़ की इलेक्शन की बात कहें तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से हुआ है, और अच्छी तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। क्या लगता है? और ये एक सवाल, और दूसरा ये भी सवाल है कि बीजेपीएम की तरफ लोगों का रुख जो है दूसरे पार्टियों का वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब कहीं 24 के इलेक्शन में आपको समझ में आ रहा है कि टक्कर हो सकता है? पहाड़ की जनता बहुत ही समझदार है, और आपको सोशल मीडिया में जो दिखता है सिर्फ वही पहाड़ नहीं है।
या किसी राजनीतिक दल के सोशल मीडिया में जो कुछ भी आपको दिखता है पूरी दुनिया सिर्फ वो नहीं है। और इतने सालों के बाद भी अगर हमारे साथी नहीं सीख पाए तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। जहाँ तक जीटीए इलीगल की बात है, वो इलीगल है, ये तो स्वयं जीटीए वाले ही मानते हैं। अगर लीगल होता तो आज 3 टायर पंचायत होता, कानून में संशोधन होता, नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं संशोधन होते ही जीटीए का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और एक ज़बरदस्ती एक व्यवस्था थोपी जा रही है। और वो व्यवस्था क्यों थोपी जा रही है? क्योंकि पहाड़ को ममता बनर्जी जी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना है। तो क्या करें? क्योंकि जनता तो बीजेपी के साथ है, तो उनको 10, 12, 25 जो है नेताओं को प्रसन्न करके उनको एक व्यवस्था का नाम दे करके उनको रखना पड़ता है। ये पहाड़ में एक्सपेरिमेंट बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इससे पहले की सरकार भी ये करती थी, ममता भी वही कर रही है 12 साल से। सो इसलिए ये जीटीए बनाया हुआ है। न तो जीटीए में फंड है, न इनके पास पैसा है, न इनके पास सोच है, न इनकी कोई औकात भी है। और मैं बड़े स्पष्ट रूप में कह रहा हूँ, आज जीटीए में जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं आती है, उसमें जो भी पैसा आता है उसमें थोड़ा बहुत काम आपको दिखता है, उसमें ये रिबन काटते रहते हैं। आज जो जैसे हर घर जल योजना है, आप देखेंगे व्यापक रूप से काम चल रहा है, पैसा आ रहा है, उसके अंदर में जा करके ये लोग जो उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। और आप एक बात और है, ये जो पैसा नहीं होने के कारण आज पहाड़ में क्या हो रहा है। आज ही मैं किसी विद्वान व्यक्ति से मिला था, मान लीजिए कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सो स्टेज में तो पैसा है नहीं, ये 10 लाख दे देते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। 10 लाख का उद्घाटन होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 10 लाख के लिए 1 साल वेट करना पड़ता है। जो 1 साल पहले जो भी काम किया था वो धुल जाता है। सो ये बहुत व्यापक रूप में जो है उनके साथ अन्याय अत्याचार होता रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत लंबे समय तक टीएमसी नहीं रह सकती पश्चिम बंगाल में। और दिवालिया होने का आरोप सुकांत मजूमदार जी लगा रहे हैं। वो तो है ही, वो आरोप नहीं है। बीइंग ए मीडिया पर्सन हमको भी इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि 6 लाख करोड़ का कर्जा आपके ऊपर में है और आपको स्टेट चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आए दिन आपको कर्जा लेना पड़ता है, आए दिन आपको जो है केंद्र सरकार के सामने जो है आपको डिमांड रखनी पड़ती है। और अच्छा है, अभी तो केंद्र सरकार ने 100 डेज और बाकी योजना के भी पैसे रोक दिए। मैं तो उस चीज़ का बहुत स्वागत करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो जनता का पैसा था, जनता को तो मिल नहीं रहा था, उसमें ये अपना पार्टी की एक्टिविटी कर रहे थे। आप देखिए ना, टीएमसी के नेता, आप सिलीगुड़ी घूम के देखिए, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, कितना भ्रष्टाचार किया है, कैसे कैसे शौक इन्होंने पाल रखा है। मुख्यमंत्री को खुद सरेंडर करना चाहिए या फिर केंद्र के जो मुख्यमंत्री सरेंडर कर चुकी हैं, बार बार बोल रहे हैं भैया मुझे पैसा दे दो, बहुत परेशानी हो रही है। ये ऑलरेडी बहुत बयान आपने देखे हैं, यहाँ तक कह दिया कल आदिवासी समाज के कार्यक्रम में आप तीर और धनुष लेकर निकल जाओ, यहाँ तक उनको कहना पड़ रहा है। अब लंबे समय तक ये सब नहीं चल सकता। और केंद्र का जनता का टैक्स पेड पैसा आप लोगे और हिसाब किताब नहीं दोगे, ये तो नहीं चल सकता। क्यों? एक नेता पकड़ा गया जो सार्वजनिक रूप से सबको पता है शिक्षा घोटाला में, और उसके घर में 50 करोड़ मिले। 50 करोड़ कैश मिलना, इसके क्या मायने? मतलब इससे हम समझ सकते हैं, अगर एक नेता के पास कैश में 50 करोड़ रुपया घर पे पड़ा हुआ है, इलीगल प्रॉपर्टी से लेकर के इलीगल कितने जाय बगान उन्होंने रखे होंगे, इसकी तो आप कल्पना मात्र कर सकते हैं। अगर टीएमसी का एक एक नेता 500, 1000 करोड़ का मालिक बन सकता है, तो पैसे तो ऊपर से तो आए नहीं, भगवान ने तो दिए नहीं, वो तो जनता के पैसे लूटे हैं। ऐसा लूट और भ्रष्टाचार व्यापक रूप से हुआ है। यहाँ ज़मीन के घोटाले हुए हैं, हर तरह का माफिया सिलीगुड़ी में चलता है, हर प्रोजेक्ट में पैसे वसूला जाता है। आज देखिए यहाँ जो काम चल रहा है, मैं कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानता, मैंने आज तक कोई बात भी नहीं की। अगर ये यहाँ स्टेट का प्रोजेक्ट होता, ये कॉन्ट्रैक्टर को पहले बुलाते और अपना कमीशन जो है, मतलब इंडिविजुअल 7% फिक्स और पार्टी का 10%, 17% तो कमीशन उसी दिन चला जाता। फिर क्या गुणवत्ता और क्वालिटी रह पाती? सो ये बहुत फ़र्क है और बहुत लूटा है जनता को, पश्चिम बंगाल को। अब ये लूट समाप्ति की ओर है। मैं जीटीए में वापस आऊँगा। जिस दिन ममता बनर्जी गई, उससे एक दिन पहले ही ये पहाड़ छोड़ के जीटीए वाले भाग जाएंगे, ये लिखवा लो आप, ये तय है। क्योंकि इनका भ्रष्टाचार कम नहीं है, इनका भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल के नेता से बड़ा है। क्यों? पहाड़ की जनता बहुत सरल होती है और 2-4 दिखावे के काम पे कह रहे हैं कि टीएमसी से बड़ा मेरे पास वो सारे कॉन्ट्रैक्टर के सबूत हैं, जो केस के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे पास पूरा ट्रायल मौजूद है कि किस कॉन्ट्रैक्टर ने किसको पैसे दिए, किस कार्यक्रम के लिए, किसके कहने पे, वो सब मेरे पास है। मैं
समय आने पे अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं इसका भी खुलासा करूँगा। और मैं तो अभी भी कहता हूँ भैया, अभी भी समय है, सुधर जाओ। जाओगे बहुत लंबा जाओगे, मुझे दोष मत देना। गवर्नर साहब ने स्पष्ट कहा, तुम्हारे जो भ्रष्टाचार है ये लंबे समय तक नहीं टिक सकते। गवर्नर साहब दार्जिलिंग में जाके ठोके उन्होंने कहा मन से। और मतलब वो तो गवर्नर साहब उपराष्ट्रपति बन गए, अच्छा भी है हमारे लिए, बहुत अच्छा भी नहीं है, नहीं तो ये काम इनका बहुत पहले ही समाप्त होने वाला था। सो इनके जितने भी मतलब ट्रायल मैं बता रहा हूँ, ट्रायल मतलब एक पैसा जहाँ से निकलता है और एंड यूज तक कहाँ पहुँचता है, वो सारे ट्रायल हमारे पास मौजूद थे। और भविष्य में मुझे लगता है इनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। इनके ऊपर ईडी का भी कार्रवाई होगा, सीबीआई का भी होगा, इनकम टैक्स का भी होगा और इनको जनता की अदालत में भी जवाब देना पड़ेगा। यानी कि जीटीए आप कह रहे हैं कि घुमा फिरा के तृणमूल कांग्रेस से भी बड़ी चोट है? बिल्कुल है, बड़ी चोर मतलब उनके पास पैसा तो कम है। मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस किसी एक स्कीम के अंदर में 50% खाती है तो वो 80% खाते, इसलिए बड़े हैं। अच्छा। पैसा कम है उनके पास, लेकिन वो 80% खाते हैं, इसलिए बड़े चोर हैं वो। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है, बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई जो सब जानते हैं कि जिस दिन अगर केंद्र की एजेंसी पीछे पड़ गई तो बच नहीं सकते, उसके बावजूद भी लगे पड़े। मैं उनको भी सावधान करना चाहता हूँ। बिल्कुल। इसके साथ साथ कार्यक्रम के अंत की तरफ चलते हैं। एक दो सवाल और हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जब कर्शियंग के एमएलए से हम लोग जब बातचीत करते हैं बीबी बजगई जी से, उनका कहीं ना कहीं आपके साथ एक अंदरूनी क्लैश चल रहा है या फिर क्या चल रहा है, आपसी मतभेद कहीं ना कहीं मीडिया में देखने को मिल रही है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, वो विधायक है, अपना विधायक का अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सांसद हूँ, सांसद होने के नाते मैं अपना काम कर रहा हूँ। संगठन है, संगठन का काम कर रही है। और ऐसा अगर कोई भी मतभेद या मनभेद है तो मैं उसको सार्वजनिक रूप से टेलीविज़न में ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं करता। अगर ऐसा कोई है भी तो हम संगठन में बैठ के उसका चर्चा करते हैं। और ये ऐसे विषय रहते हैं, मुझे लगता है कि मीडिया में आकर के कहना बहुत सरल होता है और ये घर की बात होती है, घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है अगर ऐसी कोई बात है तो। बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे कि एनआरसी और सीए जो है वो यहाँ पर भी असम के बाद जो है लागू होने की बात कही जा रही, कब से वो स्टार्ट हो सकता है और इसके होने के साथ साथ क्या गोरखाओं के ऊपर भी कोई आंच आ सकती है, फिर क्या होगा? देखिए, गोरखाओं को बहुत डरा लिया, बहुत धमका लिया, अब वो समय चला गया, कुछ नहीं कर सकते आप उनका, कुछ नहीं हो सकता। जितना आप भारतीय हैं उतना ही वो भी भारतीय है और मैं उनके साथ खड़ा हूं, भारत सरकार उनके साथ खड़े हैं। गृह मंत्री जब मन से कह रहे हैं कि गोरखाओं का कोई जो है बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे लगता है इससे मतलब ये तो ऑन रिकॉर्ड है भारत के गृह मंत्री का। मुझे कई बार तकलीफ़ होता है, आज भी मेरी दिल्ली में एक पुलिस वाले से बात हुई। हमारी मेरी की एक बहन थी, उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया होगा, उनके पास डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, तो शायद बातों बातों में उन्होंने कुछ ऐसा डाउट कर लिया कि आप नेपाल से हो। मैंने उसको सीधा फ़ोन किया, मैंने बोला तुम्हारी इतनी औकात कहाँ से आ गई। हमको ये समझना पड़ेगा, दार्जिलिंग जब भारत का हिस्सा बना तो दार्जिलिंग को आप अपना मानोगे और दार्जिलिंग की जनता जो है उसको अपना नहीं मानोगे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये जो है नाइंसाफ़ी कई सालों से हुई है, अब नहीं हो रही है। अब काफ़ी मतलब केंद्र सरकार में भी अब उनके दिमाग में, माइंड में सब कुछ क्लियर है। और भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी गोरखाओं के साथ खड़ी है। इतना मैं कह सकता हूँ, मैं भले ही नेता रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोरखाओं के साथ है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके साथ साथ अब अंतिम सवाल यही लूँगी कि कल नितिन जी आ रहे हैं, नितिन गडकरी जी, उनका क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या पहाड़ में भी जाएंगे और भी कुछ नई घोषणा कुछ हो सकती है क्या? कल सरकारी कार्यक्रम के लिए वो करीब 11:30 पौने 12 बजे पहुंचेंगे और पौने 1 बजे तक वापस वो यहाँ से दालखोला में दूसरे कार्यक्रम के लिए जाएंगे। उनका जो भी कार्यक्रम होगा, एयरपोर्ट के बाद मंच आएंगे, मंच के बाद सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। उत्तर बंगाल वासियों के लिए, एसके लाइव के सभी दर्शकों के लिए, देश भर के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं विशेष करके सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, कालिम्पोंग की जनता से ये अनुरोध करता हूँ, ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, भले ही हमको टीएमसी ने ग्राउंड बहुत छोटा दिया है, लेकिन हमारा मन बहुत बड़ा है और ये आपका कार्यक्रम है, आप ज़रूर आएँ, मेरी ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ सांसद राजू बिष्ट जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने बहुमूल्य समय दिया और कल की पूरी कवरेज जो है वो एसके लाइव सीधे तौर पर आपको दिखाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। डियर लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली गायन नवप्रतिभाको खोज रियालिटी सोको जयगो अडिसन आगामी 20 नोभेम्बर आइतबारको दिन मंगलबारे गोर्खा भवन गोरुबथान अडिसन आगामी 27 नोभेम्बर आइतबारको दिन सेन्ट फ्रान्सिस स्कूल मालबस्ती गोरुबथानमा अडिसनको निम्ति स्पट रेजिस्ट्रेसन समेत उपलब्ध रहनेछ। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनको निम्ति हाम्रो वेबसाइट www.sklive.news भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति 8293351883 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नागालैंड सरकार डियर 500 बाई मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटेड। टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। लकी ड्रॉ 19 नोभेम्बर पहिलो पुरस्कार मात्र बिक्री भएका टिकटहरूबाट। 5 नोभेम्बर ड्रॉ टिकटमा 2.5 करोड़ जिते जसबीर सिंहले। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति? 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। लेटेस्ट विंटर कलेक्शन एकदम किफायती दामों पर राजधानी गारमेंट से उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा थोक विक्रेताओं जो आपके लिए लेकर आए हैं सभी बड़े शहरों से लेटेस्ट विंटर कलेक्शन जो मिलेगा आपको एक ही छत के नीचे। अपनी दुकान के लिए विंटर कलेक्शन लेने राजधानी गारमेंट में आए या ए से जेड तक ऐप के द्वारा घर से ही ऑर्डर कर अपना समय और पैसा दोनों बचाएं। राजधानी गारमेंट्स, गौरी संकट मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. के तपाईको परिवारले भन्ने गर्छ कति जोडले टिभी चलाइराखेको? के फोनमा कम्ती सुन्नुहुन्छ? के भिडभाडमा सफा सुन्नुहुन्न? के एकजना भन्दा अधिक मानिससँग कुरा गर्न असुविधा हुने गर्छ? अर्थात् कानमा समस्या भए आजै सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेंगल हियरिङ एड सेन्टर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। हियर बेटर, लिभ बेटर। 1 करोड़ 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबेट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834।